हाँ, बहुत सारा मोशन पढ़ने के बाद, बहुत सारे वेरिएबल्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, स्पीड, टाइम, ये सब पढ़ने के बाद आज टाइम आया है कुछ नया पढ़ने का। अभी तक तो वही सब चीजें थी जो आपने 9th क्लास में पढ़ ली थी। मोशन होता है, रेस्ट होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, थोड़ा बहुत नया सीखा, ग्राफ देखे, बढ़िया। अभी जो बात करने वाले हैं वो कुछ नया है और आप लोगों ने वो भी देख रखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं उसी की बात करता हूँ। आज मैं कुछ आपसे बात करने वाला हूँ कि जो एंग्री बर्ड्स वाला गेम है उसमें जो एंग्री बर्ड का जो मोशन होता है वो ऐसे चल के जो ऐसे जाता है, उसको क्या कहते हैं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि सर ये वाला एक, जब मैं 1D पढ़ा रहा था तो उसने मेरे से पूछा कि सर ये वाला एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने उसको कहा था कि इंतजार करो, एक दिन हम पढ़ेंगे जल्दी। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ये वाला मोशन पढ़ रहे थे, एक डायरेक्शन पकड़ी और चलते गए, ठीक है। एक डायरेक्शन पकड़ी और चलते गए, इस एक लाइन में मोशन हो रहा था, स्ट्रेट लाइन मोशन था। कैसा था? स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसा मोशन था, या ऐसे जाके पलटता था और इसी डायरेक्शन में वापस आ जाता था। इस टाइप के हमने मोशन पढ़े, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, then the path of particle will be straight line। बात समझ में आ गई क्या? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। लेकिन पार्टिकल पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में अगर 0 डिग्री और 80 डिग्री से अलग हो, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट 0 डिग्री, इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो वो 2 डायमेंशंस में मूव करेगा। 2 डायमेंशंस में मतलब वो एक कर्व पाथ लेगा। पाथ will be curvilinear, path will be curved, path is a straight line। ये बात समझ में आ जाए आपको तो क्या ही बात है, खत्म हो जाएगी सारी बातें। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये था, लेकिन आज मैं आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री से कुछ अलग एंगल दिखाऊंगा और वहीं पे मोशन, वहीं पे ये वाला मोशन जो आज पढ़ने जा रहे हैं इसकी जड़ छुपी है। बात समझ में आ गई क्या? तो जल्दी से इसको नोट कर लो आप, पॉज करके मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, पाथ विल बी कर्व, दैट्स इट। मैं आपसे बात कर रहा हूं मोशन इन 2D की। उससे पहले मैं फिर भी एक और बात समझाना चाहूंगा कि अगर ऐसा लिखा हो आपकी बुक में, ये डेफिनेशन गलत लिखी है कि 1D 2D और 3D मोशन क्या होता है। 1D मोशन की डेफिनेशन बोलता है कि सारे कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट हो जाए, बस एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो, या तो वो एक्स एक्सिस टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, वाई और जेड कांस्टेंट रहे, या वो वाई के अलोंग ही मूव कर रहा हो, बाकी दो कोऑर्डिनेट्स चेंज ना हो रहे हो, ठीक है। या वो z के अलोंग मूव कर रहा हो, बाकी कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज ना कर रहा हो, सिर्फ z हो रहा हो। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखी है आपकी बुक में 1D की, व्हेन ओनली वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम, व्हेन when one of the coordinates of particle is changing with time, and only one of the coordinate, या तो वो x हो सकता है, या y हो सकता है, या z हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक अगर चेंज कर रहा होगा तो 1D है। अगर दो कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज हो रहे हो तो वो 2D है, और अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ मूव कर रहे हो तो वो 3D है, वो स्पेस में मूव कर रहा है। लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। तो 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है? जिसमें एक डायरेक्शन फिक्स हो जाए। मतलब वेलोसिटी वेक्टर अगर ऐसे लिखी हो 2i कैप मीटर पर सेकेंड, 2j कैप मीटर पर सेकेंड और 3k कैप मीटर पर सेकेंड, और मतलब ये वाली लिखी हो, ये वाली लिखी हो, ये वाली लिखी हो, ये तो 1D है, डैम श्योर कि ये 1D है, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। लेकिन जरा इसको देखो,
अगर किसी ने इस बेचारे से पूछ लिया तो आप तो इसको क्या कह दोगे? ये तो 2D में मूव कर रहा है साइमल्टेनियसली, एक्स में भी मूव कर रहा है साइमल्टेनियसली, वाई में भी मूव कर रहा है, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी 2i कैप प्लस 3j कैप, ये रही। तो क्या ये 2 डायमेंशन हो गया? नहीं, क्योंकि एक डायरेक्शन पकड़ी और उसी में चलता जा रहा है ऐसे स्ट्रेट। तो एक डायरेक्शन में फिक्स मूव करे तो उसे मैं क्या कहता हूं? 1 डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसे तो वो लोग इसको कहने लगेंगे कि ये 3D है, स्पेस में मूव कर रहा है। एक मच्छर है मेरे घर में, एक मेरे कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, कहीं कोई उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। तो क्या वो तो 3D हो जाना चाहिए? लेकिन अफसोस ये तीनों क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन फिक्स है। बात समझ में आ गई क्या? इसके अंदर डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। तो सर कौन से मोशन हैं जिनको हम 2D कहेंगे? समझाता हूं, ये सभी क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो फटाफट से, ये सभी क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन है। मैं रब कर रहा हूं। तो सर मोशन इन अ प्लेन, जो कि चैप्टर का नाम है, जो कि इस वीडियो का नाम भी है, वो क्या है? मैंने क्या समझाता हूं। मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन 2D, और यू कैन से 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। इसको पढ़ना है हमने, और ये क्या है इसको समझना भी है। जब दो 1 डायमेंशनल मोशन, हाँ सुनो, जब दो 1 डायमेंशनल मोशंस को कंबाइन कर दिया जाए, अभी तक जो देखे हमने वो 3 डायरेक्शन में मूव कर रहे थे बाबा। इसका मतलब ये नहीं है जो बच्चे बोलते हैं कि इसकी डेफिनेशन है 2 डायरेक्शन में मूव करने वाला। नहीं यार, 2 डायरेक्शन में मूव करने वाला मैंने दिखाया तुझको अभी। ठीक है, वो एक्स वाई प्लेन में थी वेलोसिटी, लेकिन एक डायरेक्शन में फिक्स थी, ऐसे जा रहा था। तो मैं अब क्या कह रहा हूं, दो 1 डायमेंशनल मोशंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए, क्या बोला मैं? अगर दो 1 डायमेंशनल मोशंस को कंबाइन कर दिया जाए तो बनेगा 2 डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या है? जब दो 1D मोशंस को कंबाइन कर दिया जाए तब हम क्या कहते हैं कि मोशन कैसा है? 2 डायमेंशनल मोशन। अच्छा, मैं तुझे पहले ये बताना चाहूंगा कि यार ये है कहां कहां, क्या क्या दिखते हैं। बास्केटबॉल को मैं अगर ऐसे उछाल दूं तो बास्केटबॉल ऐसे जाएगी। तो ये पाथ है, या मैं दिखाऊं तुझको एक डस्टर का मोशन, मैं डस्टर को यहां से उछालूंगा तो ये मोशन कैसा दिखा तुझको? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया। बात समझ आ गई क्या? एरोप्लेन इधर से उड़ा, इधर उतर गया, तो ये वाला मोशन। ठीक है, इधर से किसी ने मिसाइल उड़ाई, मान लो इंडिया ने पाकिस्तान में मिसाइल उड़ाई, तो वो ऐसे जाएगी और ऐसे गिर जाएगी, तो ये वाला पाथ। ठीक है, एंग्री बर्ड्स वाला एग्जांपल दिया तुझको। एंग्री बर्ड्स का जो मोशन होता है कि तूने इधर से खेला होगा एंग्री बर्ड्स को, तो इधर से ऐसे एंग्री बर्ड चलती है, और ये वाला जो पाथ है ये क्या है? ये है प्रोजेक्टाइल। सॉरी, मुझे नाम नहीं लेना था, मैं तो अभी 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इन मोशन की बात करने जा रहा हूं आज मैं। ठीक है, तो सर इसकी डेफिनेशन क्या लिखें? मैंने कहा जिसके अंदर दो डायमेंशन। सर एक्स एंड वाई नहीं, एक्स एंड वाई में तो आप ये वाला भी इंक्लूड कर लोगे। समझ में आएगा कि एक डायरेक्शन में सीधा चलता जा रहा है तो इसके अंदर 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई। इसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसके अंदर दो 1D मोशन को कंबाइन कर लिया जाए। समझ में आएगा? तो लिखो इसकी डेफिनेशन, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, समझ में आएगा।
और एक और बेसिक सी बात, जितने मोशन को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके मोशन को एक लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वो ये भी हो सकती है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे अगर कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन हवा में जाए या कोई ऐसे चलता हो तेरी तरफ आए ऐसे 3D में, तो भी वो वन डायमेंशनल है। समझ में आई बात? ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन, जिसके लिए हमें एक प्लेन चाहिए हो, समझ में आया? जिसके लिए हमें क्या चाहिए हो? एक प्लेन चाहिए। मतलब एंग्री बर्ड्स का मोशन देख ले, तो हमें एक लाइन नहीं, ये लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो इसको स्टडी करने के लिए एक प्लेन चाहिएगा। ये प्लेन इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो मोशन इन अ प्लेन। या तू बात कर ले सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करेगा? सर्कुलर मोशन की बात कर ले, कि पार्टिकल ऐसे सर्कल में चल रहा है, तो इस सर्कल को एनालाइज करने के लिए अपने को एक प्लेन की जरूरत है। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेगा भाई? मोशन इन अ प्लेन, लिखो जल्दी से। मोशन इन अ प्लेन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय वेक्टर सम motion in a plane can be described by vector sum of two independent इंपॉर्टेंट है वर्ड इंडिपेंडेंट क्या लिखा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली टू इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पे ऐसा लिख लो, टू इंडिपेंडेंट 1D motions. Motion in a plane can be described by vector sum of two independent 1D motions, जो कि क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। पढ़ो इसको, पॉज करके पढ़ो। ये दो मोशन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। बात समझ में आ गई क्या? वेक्टर सम है उन दोनों का। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि एक्स वाई प्लेन में, मान लेते हैं कि कोई एक्स वाई प्लेन है। ज्यादा लंबी बात ना खींचते हुए जल्दी से देखो कि ये एक्स है और ये कौन है? वाई है। यहां पे दो मोशन चलेंगे, मतलब एक्स के अलोंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स मान लो, एक्स के अलोंग उसका एक्सेलरेशन आप ax मान लो, ठीक है। y के अलोंग उसका उसकी इनिशियल वेलोसिटी uy मान लो और उस एक्सेलरेशन ay मान लो। मतलब y डायरेक्शन के अलोंग, x डायरेक्शन के अलोंग ये कुछ वेरिएबल्स अपने को मिल गए, ux ax और y डायरेक्शन के अलोंग uy ay। समझ में आई बात? तो ध्यान से सुनो
कैसे हम इक्वेशंस लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, कैसे हम इक्वेशंस लिख सकते हैं, देखो जरा सा। एक्स की डायरेक्शन में जो इक्वेशंस अलोंग एक्स एक्सिस जो इक्वेशंस होंगी, ux प्लस ए एक्स इंटू टी, समझ में आई। एस एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, क्या है ये, ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। और एस एक्स कौन है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पे क्या आएगा, समझ में आया आपको। और ये बात आप अगर लिखना चाहो तो लिखो कि ux कौन है, uy कौन है और ax कौन है, sx कौन है। समझ में आया, लिखोगे आप इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यहाँ पे ax एंड ax एंड ay, वर्ड इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट acceleration along x axis। बात समझ में आया आपको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन along x axis, कांस्टेंट एक्सेलरेशन along y axis। समझ में आया आपको, तो पॉज करके आप जल्दी से नोट करो, मुझे कुछ रब करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे वेलोसिटी वेक्टर बता दिया जाए, मोशन इन अ प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर, तो आप क्या कहोगे, vx आई कैप, vy j कैप। आपसे पूछ लिया जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। बात समझ में आई आपको।
ये बातें अगर आपको अभी समझ में ना आ रही हुई, कॉम्बिनेशन है, मैंने वेक्टर सम कर दिया एक्स का और वाई का, मतलब दो डायरेक्शन। जो हमारी डेफिनेशन थी, जो अभी इसकी जगह जहां से मैंने अभी ये रब किया, अभी हमने लिखी थी एक डेफिनेशन कि दो डायमेंशन के मोशंस को कंबाइन कर दिया जाएगा। देखो किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग के मोशन को कंबाइन कर दिया, वेक्टर सम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? वेक्टर सम हो रहा है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। तो कंबाइन कर दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब आपने लिख लिया हो तो फिर हम आगे चलते हैं। पॉज करके नोट कर लो फटाफट से आप। देखो, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और अभी फिर से एक बार बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। वो क्या थी बात? कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में अगर एंगल हुआ 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल हुआ 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो पाथ कैसा होगा? पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री ना हुआ, तो पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी कर्व्ड। कैसे? अगर वेलोसिटी वेक्टर इधर है और एक्सेलरेशन वेक्टर भी इधर है, तो इसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। समझ में आया? और एक्सेलरेशन अगर उल्टा हो गया, मतलब ये वाला केस हो गया, तो आप पहले तो ये वाला केस नोट करोगे। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसा है, ठीक है, पैरेलल है, 0 डिग्री एंगल है, और अगर 180 डिग्री एंगल की बात हो गई, तो ये पार्टिकल आगे जाएगा और फिर लौट के वापस आ जाएगा, लेकिन रहेगा इसी स्ट्रेट लाइन पर ही। ठीक है। दूसरी बात, ये बात बता चुका हूं मैं आपको पहले, अगर वेलोसिटी वेक्टर इधर हुआ और एक्सेलरेशन वेक्टर इधर हुआ, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसा मोशन करेगा, जाएगा फिर फाइनली इधर ही। समझ में आया? ऐसे कर्व्ड पाथ लेगा, कर्व्ड। ठीक है। और क्या हो सकता है? और कौन सा हो सकता है? कि एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी वेक्टर इधर है। समझ में आया? ये भी कर्व्ड पाथ है। तो ये सारे केस वो हैं जिसके अंदर एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है। तो ये सारे केस मैंने आपको दिखा दिए। पॉज करके जल्दी से कॉपी करो। ये पाथ दिखा रहा हूं मैं आपको। ये क्या दिखा रहा हूं मैं? पाथ। आप इसको किसी और कलर से बना लेना। पॉज करके कॉपी करो, फिर मैं रब कर रहा हूं। तो दो तरह के मोशन इन अ प्लेन होते हैं। दो तरह के, ये नोट था आपके लिए, जो अभी अभी बताया क्या था, नोट। तो दो तरह के मोशन इन अ प्लेन होते हैं, दो तरह के।
टू टाइप्स ऑफ मोशन इन अ प्लेन, टू टाइप्स ऑफ 2D मोशन हमारे सिलेबस में दो तरह के ही हैं, टू टाइप्स ऑफ एक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरे का है सर्कुलर मोशन। समझ में आया आपको? प्रोजेक्टाइल मोशन एंग्री बर्ड्स वाला मोशन, बॉम्ब का मोशन जब उसको प्रोजेक्ट कर दिया एक जगह से, और सर्कुलर मोशन आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? पहले किसको? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हेडिंग लिखो भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन भी दो तरीके का होता है। सच बताऊं तो एक तरीके का मोशन अगर प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया जाए फिर कोई भी आ जाए, ठीक है। कंपटीशन के बैच की अगर बात करूं तो उसको तो मैं सिर्फ एक ही पढ़ाता हूं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक आपकी बुक में मेंशन हुआ है, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग से कर रखा है नहीं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहाँ पे कैसा है? एंगुलर, और इसको ऑब्लिक भी कहते हैं, ऑब्लिक एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ गई? और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, पॉज करके कॉपी करो। मैं अगर बात करूं कंपटीशन की और जनरल केस की, तो सिर्फ ये वाला केस है, ये वाला केस हॉरिजॉन्टल वाला इसी से डिराइव हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग लिखो आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। किस तरीके का मोशन है ये? जैसे हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हो फालतू एकदम, बिल्डिंग पे क्या, अपनी छत पे। अच्छा हाँ, प्रोजेक्टाइल में कुछ एजम्पशंस भी हैं यार। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले कुछ एजम्पशंस भी हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं। लिखो जल्दी से आप एजम्पशंस। Assumption number 1, we do not consider air friction। हम एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते। जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे तो एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आएगा? कोई फ्रिक्शनल फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरी बात, जैसे कभी कभी हवाएं भी चल जाती है ना, कि जैसे तुमने फेंका और बॉल को हवा ने उसी डायरेक्शन में पुश कर दिया, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। बस इतनी सी बात है कि कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, तुम हो और वो पार्टिकल है, ठीक है। और दूसरी बात, हम मानेंगे उसका जो अर्थ का, भाई अर्थ तो ऐसी कर्व्ड है, आपने प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च किया, अभी जाके यहाँ गिरेगा, हम तो फ्लैट मानेंगे भैया कि ये यहीं पे रुक जाएगा। तो हम कर्वेचर ऑफ अर्थ, क्या बोला मैं? वी डू नॉट कंसीडर कर्वेचर ऑफ अर्थ। कहने को ये कह सकते हो, हम अर्थ को फ्लैट कंसीडर करेंगे।
समझ में आई बात कि हम अर्थ को फ्लैट कंसीडर करेंगे। और आपको अगर पता हो कि हिमालय पर, कहां पर, हिमालय पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होती है, मतलब जो जी की वैल्यू है स्मॉल जी 9.8, फिजिक्स 9.8, हाँ, तो जो जी की वैल्यू है स्मॉल जी की वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। मुझे नहीं पता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन 9th क्लास में पढ़ाते पढ़ाते टीचर एक बार ये बात कह ही देता है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग हो सकती है। बात समझ आएगी? जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहां पे ग्रेविटी जीरो है, स्पेस में चले जाओ, जैसे जैसे हाइट करते जाते चले जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होती चली जाती है। तो हम क्या मानेंगे, द वैल्यू ऑफ small g is constant the value of small g is constant in magnitude and direction at all positions। बात समझ में आ गई क्या? पॉज करके नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। एक और बात, अगर वो नोट की बात हो गई, एजम्पशन की बात हो गई, प्रोजेक्टाइल की अगर कोई बच्चा चीखे चिल्लाए कि डेफिनेशन तो लिखा ही नहीं, डेफिनेशन तो लिखा ही नहीं, मैंने लिख ले डेफिनेशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, when the particle is projected when the particle is projected with some initial velocity at an angle theta, when the particle is projected with some initial velocity at an angle theta with the horizontal, at an angle theta with the horizontal, and allowed to fall freely under the influence of gravity, then the motion of particle is called प्रोजेक्टाइल मोशन। देख, ये जितनी भी बकवास यहाँ लिखी है ना, सिर्फ एक लाइन कि मैं किसी पार्टिकल को यूं फेंक दूं, बस बात खत्म। उसके बाद कोई फोर्स नहीं है उसके ऊपर, बस ग्रेविटी एक्ट करी, तू बस फेंक के ऐसे देखता रहे उसको, तब जो पाथ आएगा वो प्रोजेक्टाइल है। समझ आएगा? उसको हम, जब जो मोशन होगा उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ले मैं तुझे एक बार पढ़वा भी देता हूँ, तो घबरा मत। क्या लिखा है यहाँ पे? When the particle is projected with some initial velocity at an angle theta with the horizontal and allowed to fall freely under the influence of gravity, then the motion of particle is called projectile motion।
बात समझ में आ गई क्या? पॉज करके कॉपी कर, मैं रब कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी बहुत सारी ऐसी बातें आती रहेंगी जिसको मैं तुझको स्वर्ण अक्षरों में लिखवाता रहूंगा, जो एसटीडी होंगी, जो दिमाग में चिपकी रहेंगी, तभी कुछ बात है, वरना तो बेकार है। तो ध्यान से सुनो। अगर तू किसी बिल्डिंग पे खड़ा हो और तेरे पास कोई काम धाम ना हो, तू जाए और उधर ऐसे पत्थर फेंके लोगों पे, टंग 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 टंग, तो होगा क्या? अगर तू बात करे कि क्या होगा, तो भाई तूने अगर यहाँ से पार्टिकल, ये तू है, ठीक है, बिल्डिंग की छत पे चढ़ गया, एकदम फालतू आदमी, ठीक है, और तू क्या कर रहा है? ऐसे पत्थर पकड़ के यहाँ पे हाथ में, और इसको ऐसे फेंक देगा। यो, समझ में आया क्या? ऐसे करना चाहिए मुझे, हाँ सॉरी। तो ऐसे फेंकने वाला है इसको, ठीक है, ऐसे करके ऐसे फेंक रहा है। ये तो तेरा मुंह हो गया भाई, ठीक है, और ये फेंक रहा है तू पार्टिकल, ये है वो पार्टिकल, और इसको तूने ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टली यू नॉट वेलोसिटी के साथ। समझ गया तू क्या हो रहा है? किसी वेलोसिटी से तो उसको फेंकने वाला है, और वो है यू नॉट। कितनी है वो? यू नॉट। ठीक है भैया, चलो। तो ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कितनी हाइट से फेंक रहा है? ये एच हाइट की बिल्डिंग है, ये रहा हमारा ग्राउंड, ठीक है। अब एक बात तुझको कुछ समझ में आनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोलेंगे? When the particle is projected with some initial velocity parallel, when the particle is projected with some initial velocity from a certain height, बकवास, इतनी बड़ी डेफिनेशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लेना, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर, मैं रब कर रहा हूँ। When the particle is projected with some initial velocity from a certain height parallel to horizontal surface, then the motion of particle is horizontal projectile motion. बात समझ में आ गई क्या? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन।
ऐसा भी फेंका जा सकता है इसको कि किसी एंगल पे फेंक दिया जाए, लेकिन वो फिर हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टल सिर्फ इसको कहते हैं पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस, कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल। हालांकि ये इसको ऐसे भी फेंक सकता है किसी वेलोसिटी के साथ, समझ में आया, इसको यू नॉट वेलोसिटी दे दे किसी थीटा एंगल पे, लेकिन उस दिन ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा। हालांकि ये इसको ऐसे भी फेंक सकता है किसी यू नॉट वेलोसिटी के साथ किसी थीटा एंगल पे, लेकिन उस दिन ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ कब, इस वाले केस में। समझ में आया क्या? उम्मीद है तुझको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बात समझ में आई क्या?